क्या चंद्रयान से हमको रोटी मिलेगी, या चंद्रयान हमको रहने के लिए छत दे देगा, या क्या चंद्रमा से हमको रोज़गार मिलने वाला है? आखिर क्यों सरकार चंद्रयान पर इतना ज़्यादा फोकस कर रही है? आखिर कौन है जो चंद्रमा की ज़मीन बेच रहा है और कौन है जो चंद्रमा की ज़मीन खरीद रहा है? क्या ये चंद्रमा पर रहने जा रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं हम आपके साथ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और हम ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे अपने इस वीडियो सीरीज़ में। तो आइए देखते हैं क्यों ज़रूरी था चंद्रयान और क्यों ज़रूरी है चंद्रमा का अध्ययन हमारे लिए। सबसे पहला अगर पॉइंट देखा जाए तो सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कि भारत बन गया है एक स्पेस पावर। जी हाँ, आज से पहले चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में केवल अमेरिका, चाइना और जापान और रशिया का ही नाम था। ये तीनों ही देश एक बड़े खिलाड़ी के रूप में अंतरिक्ष की एजेंसियों में काम करते थे। इन सभी अंतरिक्ष एजेंसियों की एक लॉबी थी जो भारत को एक बहुत अदना सा खिलाड़ी समझकर चलती थी। लेकिन भारत की इस सफल जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है चंद्रयान की, इस सफल लैंडिंग ने भारत को एक बहुत बड़ा खिलाड़ी पूरे विश्व में साबित कर दिया है और भारत अंतरिक्ष की एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। इसके साथ ही अंतरिक्ष में होने वाली रिसर्च में भारत एक बड़ा लीडर बनकर उभरा है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि भारत का जो रुतबा है पूरे विश्व में कायम होता है। पॉइंट नंबर 2, नासा और वैज्ञानिकों की अगर माने तो जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का ही एक हिस्सा रहा है। इसी से पृथ्वी अलग हुई है, या हम कह सकते हैं चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ है। अगर ऐसा है तो क्योंकि पृथ्वी पर होने वाली बहुत सारी भूगर्भिक प्रक्रियाओं की वजह से बहुत सारे साक्ष्य मिट गए हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर तो उन चीज़ों का अध्ययन करना संभव नहीं है। परंतु चंद्रमा पर ऐसी संभावनाएँ हैं कि चंद्रमा का अध्ययन करके हम पृथ्वी के निर्माण और संरचना के इतिहास को पता लगा सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसके साथ साथ सौरमंडल की संरचना जो हुई है उसके पूरा प्रादुर्भाव जो है वो कैसे हुआ है उसको हम समझ सकते हैं। साथ में पृथ्वी पर जो चंद्रमा के प्रभाव हैं वो हम सभी जानते हैं। समुद्र में आने वाला ज्वार भाटा यानी कि पानी का उतार चढ़ाव, ये चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर करता है। तो अगर चंद्रमा समुद्र तल के पानी को कंट्रोल कर सकता है, इसका मतलब पृथ्वी पर और भी तरह से वो मौसम और जलवायु में परिवर्तन लाता होगा। तो इन सभी संभावित चीज़ों का अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इसलिए चंद्रयान ज़रूरी था और चंद्रमा का अध्ययन ज़रूरी था। पॉइंट नंबर 3, मटेरियल्स। चंद्रयान 1 के समय पर हमको पता चला कि चंद्रमा पर पानी और बर्फ़ के कण भी हमको दिखाई दिए। तो अगर वहाँ पर पानी और बर्फ़ है, इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी होगी। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो भविष्य में होने वाली जो स्पेस से संबंधित रिसर्च हैं उनमें वहाँ पर बहुत सारा फ्यूल यानी कि ईंधन का काम हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है जो स्पेस में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही साथ हीलियम 3 जो कि हीलियम का एक आइसोटोप है, ये चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में पाया गया है, इसकी वहाँ पर मौजूदगी मिली है। हीलियम 3 की खासियत वैज्ञानिक बताते हैं कि ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है। रेडियो एक्टिव ना होने की वजह से हम हीलियम का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कर सकते हैं और इस तरह से बहुत सारे विकास के कार्य हो सकते हैं जो हमारे लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा सपोर्ट करेंगे। तो हीलियम को चंद्रमा से कैसे हम ले सकते हैं, कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए हमको पहले चंद्रमा का अध्ययन करना होगा। साथ ही साथ मटीरियल्स में बहुत सारे ऐसे मटीरियल्स हैं जिनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, जो पृथ्वी पर यानी धरती पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर उनकी प्रचुर मात्रा में होने की संभावनाएं दिखी हैं। तो ऐसे मेटल्स अगर हमें मिल जाते हैं तो बहुत सारे स्मार्ट गैजेट्स और नई डिवाइसेस पर हम काम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, नौकरी और रोज़गार। जी हाँ, अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो 140 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप्स इस समय भारत में रजिस्टर्ड हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जो सैटेलाइट सिग्नल्स पर, ब्रॉडबैंड्स पर और सोलर से संबंधित स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे अगर स्टार्टअप्स आगे बढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं रोज़गार का सृजन करेंगे, नौकरियाँ आएंगी और नौकरियाँ आएंगी तो उससे फ़ायदा सीधे सीधे आम जनता को मिलेगा। स्पेस एंड साइंस की जो फील्ड है भारत में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, ग्रो कर रही है। नेशनली इंटरनेशनली भारत में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को सराहा जा रहा है, तो उसमें बहुत सारी आगे की संभावनाएं दिखती हैं। जहां तक हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनियों की तो गोदरेज एरोस्पेस, L&T, BHEL, HAL, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, हिमसन इंडस्ट्रियल सिरेमिक्स जैसे बड़े बड़े नाम हैं जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में उतर गए हैं और इन्होंने इसरो को बहुत अधिक सहयोग किया है बहुत सारी टेक्नोलॉजी देने में। तो जब ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ स्पेस की टेक्नोलॉजी में आएंगी तो उससे भी रोज़गार निकलेंगी। तो जी हाँ,
यहाँ पर बात आती है कि रोज़गार का सृजन। तो रोज़गार का सृजन बिल्कुल होगा अगर हमारा चंद्रमा का जो प्रोजेक्ट है ये आगे बढ़ता है, तो इसमें रोज़गार का सृजन होता है। स्पेस की फील्ड आगे बढ़ने पर रोज़गार हमारा सृजित होगा। बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 5 की, जिसकी जो थी रोटी। तो जैसे जैसे हम स्पेस में आगे बढ़ते हैं वैसे ही हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मजबूत होते जाते हैं। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती हैं। अगर AI, ML और IT में हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि स्पेस की फील्ड में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा योगदान हम कर सकते हैं। मौसम की एक परफेक्ट जानकारी से लेकर के मिट्टी की जांच को लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाना है तो हमको स्पेस प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि चंद्रमा का मालिक कौन है और कौन है जो चंद्रमा की ज़मीन को बेच रहा है। जय हिंद, जय भारत।